This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी नाइन्थ मैथ्स का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है बहुपद या फिर पॉलिनोमियल। तो ये चैप्टर आप ऑलरेडी वैसे स्कूल में पढ़ चुके हो, तो इसका आज हम क्विक रिवीजन करेंगे और जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर से, उन्हें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन की सहायता से ही हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपको सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। आपको क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए व्यंजकों में से कौन एक चर वाला बहुपद है। आपको बताना है कौन सा एक चर वाला बहुपद है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 4x² माइनस 3x प्लस 7, ऑप्शन बी 7x प्लस 3y प्लस 9, ऑप्शन सी x² प्लस रूट एक्स प्लस 5 और ऑप्शन डी x प्लस वाई प्लस जेड। सभी बच्चे आंसर करेंगे। ट्राई कीजिए, सभी बच्चे आंसर करें। हमें बताना है कि जो भी ये चार बहुपद या फिर पॉलिनोमियल्स हमें दिए गए हैं, इनमें से एक चर में बहुपद कौन सा है। एक चर में कौन सा बहुपद है। 1 मिनट है आपके पास। 1 मिनट है आप सभी के पास। जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। हमें बताना है कि चार ऑप्शंस में से एक चर में बहुपद कौन सा है या फिर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कौन सा है। आप अपनी क्लास के नोट्स की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है, आप अपने क्लास के नोट्स की हेल्प भी ले सकते हैं। 40 सेकेंड, 40 सेकेंड और वेट कर रहा हूं मैं। जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। 30 सेकेंड। 20 सेकेंड। 20 सेकेंड, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। ठीक है, चलिए अब हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज होंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें दो चीजें आती हैं, दो तीन चीजें आ रही हैं इसमें। सबसे पहले तो आता है व्यंजक। जो हम जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसमें हमारी तीन चीजें मुख्यतः निकल के आती हैं। एक तो आती है व्यंजक, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं एक्सप्रेशन। सेकंड चीज आती है चर या फिर वेरिएबल। और तीसरी चीज आती है बहुपद या फिर पॉलिनोमियल। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं व्यंजक क्या होते हैं या फिर बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। तो देखिए, बीजीय व्यंजक वे होते हैं जिनमें चर हो, जिनमें चर हो और साथ में प्लस माइनस गुणा या भाग का चिन्ह हो और उसके साथ में अचर लिखा हुआ हो। अच्छा, बीजीय व्यंजक से भी पहले एक चीज और पढ़ते हैं, चर और अचर क्या होते हैं। चर और अचर, या फिर चर को हम इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल और अचर को हम कहते हैं इंग्लिश में कांस्टेंट। तो आखिर ये क्या होते हैं। तो देखिए, वेरिएबल जो होते हैं या फिर चर जो होते हैं, इनका मान फिक्स नहीं होता है, इनका मान हमेशा बदलता रहता है। और इन्हें हम अंग्रेजी के जो अक्षर होते हैं, अंग्रेजी के जो अल्फाबेट्स होते हैं, उनके द्वारा दर्शाते हैं। जैसे कि एक्स, वाई, ए, बी, सी, डी, किसी के भी द्वारा इन्हें दर्शाया जा सकता है, ए से लेके जेड तक। तो इन्हें हम चर कहते हैं। इनका मान कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार जब एक्स आता है तो एक्स का मान 2 भी आ जाता है, 5 भी आ जाता है, 7 भी आ जाता है।
अलग अलग क्वेश्चन में x का मान अलग अलग आ सकता है। तो क्योंकि x का मान फिक्स नहीं है, इसलिए इसे हम चर या फिर वेरिएबल कहते हैं। अब बात आती है कि अचर किसे कहते हैं या फिर कांस्टेंट किन्हें कहते हैं। तो देखिए, कांस्टेंट उन्हें कहते हैं जिनका मान कांस्टेंट रहता है या फिर जिनका मान बदलता नहीं है। तो किनका मान नहीं बदलता है? गणित की कोई भी संख्या आप उठा लीजिए, मैथ्स की कोई भी अगर हम नंबर उठा लें, तो वे सभी ही अचर होते हैं या फिर कांस्टेंट होते हैं। उदाहरण के तौर पे 1, 2, -3, -4, 0, ये सभी अचर है या फिर कांस्टेंट है, क्योंकि इनका मान फिक्स है। 1 का मान हमेशा 1 ही रहता है, हर क्वेश्चन में ही 1 का मान 1 ही रहता है। तो इसलिए क्योंकि इनका मान नहीं बदलता है, तो इन्हें हम अचर या फिर कांस्टेंट कहते हैं। तो ये तो हो गए हमारे चर और अचर। दूसरी चीज आती है कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, या फिर जिन्हें इंग्लिश में हम एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस भी कहते हैं। तो देखिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए हमें हमारे पास एक चर होना चाहिए, और चर के साथ में प्लस माइनस गुणा या भाग में कोई अचर होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं, तो मान लीजिए x+1 है। तो क्या यह एक बीजीय व्यंजक है? चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे x एक चर है, और इसके साथ में प्लस माइनस गुणा या भाग में से भी लगा हुआ है प्लस, और उसके साथ में एक अचर भी है 1। तो इसका मतलब हाँ, यह एक बीजीय व्यंजक है। अब क्वेश्चन आता है कि सर क्या केवल अगर मान लीजिए y लिखा हुआ हो, केवल y लिखा हुआ हो, तो सर क्या यह भी एक बीजीय व्यंजक है? बिल्कुल, यह भी एक बीजीय व्यंजक है। क्योंकि देखिए, y को मैं ऐसे लिख सकता हूं, y×1, y×1 भी y ही आएगा। तो देखिए, यहाँ पे यह चर हो गया, यह हमारा प्लस माइनस गुणा या भाग में से एक चिन्ह हो गया गुणा, और यह हमारा अचर हो गया। तो इसका मतलब यह हमारा बीजीय व्यंजक होगा। तो बीजीय व्यंजक में बस आपको चर देखना है, कोई भी आपका प्लस माइनस गुणा या भाग में से चिन्ह आ जाए और उसके साथ में अचर हो, तो वह हमारा बीजीय व्यंजक कहलाता है या फिर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहलाता है। तो यह हो गया हमारा बीजीय व्यंजक। तीसरी चीज हमारी आती है अब बहुपद या फिर पॉलिनोमियल जिसे हम कहते हैं। तो देखिए, पॉलिनोमियल होने के लिए, किसी भी बीजीय व्यंजक को पॉलिनोमियल होने के लिए एक चीज की आवश्यकता होती है, उसमें जो भी चर उपस्थित होते हैं। मैं उदाहरण की सहायता से बताता हूं। मान लीजिए यह x+1 ही है कोई बीजीय व्यंजक। सबसे पहले आपको चेक करना है कि वह बीजीय व्यंजक है क्या। तो हाँ, यह बीजीय व्यंजक तो है x+1। तो उसमें उपस्थित जो चर हैं, उनकी घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए या फिर होल नंबर होनी चाहिए, उनकी पावर, जो भी इसमें वेरिएबल उपस्थित है। तो देखिए, इसमें वेरिएबल क्या है? x, और x की पावर क्या है? यहाँ पे क्योंकि कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 होती है, तो इसलिए x की पावर क्योंकि 1 है, और 1 हमारा होल नंबर होता है या फिर पूर्ण संख्या होती है। तो इसका मतलब इसमें उपस्थित वेरिएबल की पावर होल नंबर है, या फिर चर की जो घात है वह एक पूर्ण संख्या है। तो इसका मतलब यह है हमारा पॉलिनोमियल या फिर बहुपद है। चलिए, तो अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इस तरीके से एक दिया गया है हमारा बहुपद, सॉरी, इस तरीके से हमें एक बीजीय व्यंजक दिया गया है, √x−1, √x−1। तो अगर अब मैं इसे देखूं कि क्या यह एक बहुपद है या नहीं, सबसे पहले हम देखते हैं बीजीय व्यंजक है या नहीं। तो देखिए, बीजीय व्यंजक के लिए चर तो है इसमें x, प्लस माइनस गुणा भाग में से भी साइन है माइनस, और 1 है अचर। तो इसका मतलब यह बीजीय व्यंजक या फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। उसके बाद हम देखते हैं क्या ये पॉलिनोमियल है या फिर बहुपद है। तो देखिए, इस √x को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, x⁻², x⁻² -1। तो अब क्योंकि इसमें उपस्थित वेरिएबल जो है x, उसकी घात 1/2 है, उसकी घात 1/2 है, और 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, या फिर 1/2 एक होल नंबर नहीं होता है। तो क्योंकि इसकी पावर एक होल नंबर नहीं है, इसलिए यह हमारा बहुपद भी नहीं है या फिर पॉलिनोमियल भी नहीं है। अब आपने ज्यादातर देखा होगा कि पॉलिनोमियल को हमेशा इस तरह से लिखा जाता है, p और उसके ब्रैकेट में चर, यानी कि
पी ऑफ एक्स, पी ऑफ वाई। तो देखिए ऐसे क्यों लिखा जाता है, तो पी का मतलब तो होता है पॉलिनोमियल ही, पी का मतलब होता है पॉलिनोमियल। और चर होता है जिसके जिसमें भी वह पॉलिनोमियल होता है। जैसे यहाँ पे x+1 था, यह वाला जो था ये x+1 था, तो इसे हम लिख सकते हैं p और x, मतलब पॉलिनोमियल है और उसके अंदर जो वेरिएबल है पॉलिनोमियल में वह x है। देखिए मैं दूसरे पेज पे एक बार अच्छे से समझा देता हूं दोबारा से। मान लीजिए दो पॉलिनोमियल है हमारे पास। पहला पॉलिनोमियल इस तरीके से है y² + 1। तो सबसे पहले अगर हम चेक करें क्या यह पॉलिनोमियल है, तो देखिए y की घात, इसमें चर है y और उसकी घात है 2, तो यह पूर्ण संख्या है। अच्छा, जिन भी बच्चों को नहीं पता कि पूर्ण संख्या क्या होती है, आपकी जो जीरो से स्टार्ट होती हैं संख्याएं, जीरो से स्टार्ट होके और जो अनंत तक चलती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 25, 100, 1000, 10,000, सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं या फिर होल नंबर होते हैं। तो क्योंकि 2 इसमें आ रहा है तो यह होल नंबर है, और क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की जो पावर है वह होल नंबर है, इसलिए यह पॉलिनोमियल तो है हमारा, यह पॉलिनोमियल तो है। तो इसे प्रदर्शित कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे? देखिए पॉलिनोमियल से पी आया और ब्रैकेट में हमें चर लिखना है, यहाँ पे चर y है, तो इसलिए यह हो गया p ऑफ y। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं p ऑफ y y² + 1। जहां पे ये p लिखा दिख जाए आपको, इसका मतलब वह बहुपद है। अब मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूं, आप में से काफी बच्चों का डाउट आएगा कि सर मान लीजिए पॉलिनोमियल अगर ऐसे लिखा हुआ हो x+y+1, तो उसे कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो उसे हम ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं p x, y, क्योंकि यहाँ पे दो चर हैं तो मैंने x, y लिख दिया। तो देखिए ये हो गए हमारे पॉलिनोमियल। अब बात आती है कि एक चर में पॉलिनोमियल या फिर दो चर वाला पॉलिनोमियल। तो देखिए एक चर वाले पॉलिनोमियल क्या होते हैं और दो चर वाले पॉलिनोमियल क्या होते हैं। एक चर वाले बहुपद वह होते हैं जिनमें एक ही चर उपस्थित होता है। उदाहरण के लिए अगर मैं इस पहले वाले की बात करूं, तो देखिए पहले वाले बहुपद में केवल एक ही चर उपस्थित है या फिर एक ही वेरिएबल उपस्थित है y, एक ही वेरिएबल उपस्थित है ओनली y। अच्छा, हमें घात से मतलब नहीं है। मान लीजिए अगर यहाँ पे ये भी होता y³ + y² + y+1, तो भी यहाँ पे चर तो एक ही था, चर की घातें अलग अलग थी। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, लेकिन चर एक ही है ओनली y। तो यह हमारा एक चर वाला बहुपद है। अगर मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूं x+y+1, तो यहाँ पे देखिए एक तो हमारा चर है x और एक हमारा चर है y, या फिर दो वेरिएबल है हमारे यहाँ पे x और y। तो इसलिए क्योंकि दो वेरिएबल है हमारे पॉलिनोमियल में, तो यह एक चर वाला या फिर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, यह पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल है। तो यह हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे इस क्वेश्चन के आसपास के। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले हमसे पूछा है कि हमें एक चर वाला बहुपद बताना है या फिर एक चर वाला वेरिएबल बताना है। तो देखिए अगर मैं ऑप्शन ए को देखूं, तो ऑप्शन ए में सबसे पहले हम देखिए कि बहुपद है या नहीं। देखिए x² है, मतलब x की घात 2 है, तो वो एक होल नंबर या फिर पूर्ण संख्या है, तो यह तो बहुपद है। यहाँ पे x² है और यहाँ पे x की घात 1 है, मतलब दोनों ही जगह पे x की घात जो है वह पूर्ण संख्या है, तो इसलिए यह बहुपद है। तो बहुपद तो है। अब हम देखते हैं क्या एक चर वाला बहुपद है। तो देखिए यहाँ पे भी चर x ही है और यहाँ पे भी चर x ही है। तो देखिए ओनली यहाँ पे जो चर है हमारा या फिर वेरिएबल है वह x है, मतलब एक ही है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अच्छा, अब जल्दी से दूसरे ऑप्शन को भी चेक करते हैं। देखिए ऑप्शन बी में अगर मैं देखूं, तो ऑप्शन बी में एक तो है मेरा x और एक है मेरा y। तो इसका मतलब इसमें तो दो चर हो गए, एक चर नहीं है, तो इसका मतलब यह हमारा एक चर वाला वेरिएबल नहीं है। फिर सेम इसी तरीके से अगर मैं ऑप्शन डी को देखूं, तो देखिए ऑप्शन डी में x भी है, y भी है और z भी है, तो यह तो तीन चर वाला बहुपद हो गया। इसमें तो दो नहीं तीन चर हैं, तो इसलिए यह भी एक चर वाला नहीं है, तो इसलिए यह भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन सी में अगर आप देखोगे, तो ऑप्शन सी में जो यह है अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स का मैंने अभी बताया x की घात 1/2 होती है,
और क्योंकि वह एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह भी हमारा बहुपद नहीं है, यह तो बहुपद ही नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। क्लियर है सभी बच्चों को, कॉन्सेप्ट समझ में आए? जो भी इस क्वेश्चन को करने के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो हमने एक बार रिवाइज किए हैं। अब अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। यस, रामदेवी की आईडी से जो बच्चा है, बताइए आपका क्या डाउट है। रामदेवी की आईडी से जो बच्चा है। ये कह रहे हैं कोई डाउट नहीं है। अच्छा, कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए कोई डाउट नहीं है तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पहले आप सॉल्व करेंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी और इसका भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी आप ही को सॉल्व करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, इसके लिए भी आपके पास 1 मिनट है। 1 मिनट है, जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। इसमें हमसे पूछा गया है त्रिघाती बहुपद की घात कितनी होती है। डिग्री ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल इज। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 50 सेकेंड, 50 सेकेंड। यस, वेरी सिंपल है, आसान कॉन्सेप्ट है ये। 40 सेकेंड। 30 सेकेंड। 20 सेकेंड। वेरी गुड, अभी तक काफी जितने भी बच्चों ने आंसर किया है सभी का सही आंसर है, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे, अगर किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया है तो सभी आंसर करेंगे। 10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, वैसे तो काफी बच्चों ने सही आंसर किया है, लगभग जितने भी मेरे पास आंसर्स आए हैं सभी का सही आंसर है। चलिए फिर भी एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। देखिए, अब बहुपद कितने आधार कितने टाइप के होते हैं। तो बहुपद मुख्यतः देखिए, हम बहुपदों को दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं या फिर विभाजित करते हैं। एक तो उनके पदों के आधार पे, एक तो होता है पदों के आधार पे, मैं लिख भी देता हूं। पदों के आधार पर देखिए, पदों के आधार पे तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले होते हैं मोनोमियल या फिर एक पदी। एक पदी या फिर जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं मोनोमियल। दूसरे होते हैं द्विपदी, जिसे हम कहते हैं बायनोमियल। और तीसरे होते हैं त्रिपदी, जिन्हें हम कहते हैं ट्राइनोमियल। तो देखिए ये होते क्या है, जल्दी से एक एग्जांपल की सहायता से समझेंगे। मान लीजिए कोई बहुपद है, तीन बहुपद है मान लीजिए। पहला है हमारा ओनली एक्स, दूसरा है हमारा x+1, और तीसरा है हमारा x+1+y। एक्स प्लस, एक मिनट, x+1+y। तो ये तीन बहुपद है। तो देखिए सबसे पहले तो बहुपद के पद क्या होते हैं। वे सभी जो जो कि प्लस या माइनस से अलग किए जाते हैं, जो कि प्लस या माइनस से अलग किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे नीचे यहां समझेंगे सभी बच्चे। मान लीजिए एक हमें बहुपद इस प्रकार से दिया गया है x² + 1। तो देखिए यहां पे क्योंकि यह प्लस का चिन्ह आ गया है, तो पद हमेशा प्लस या माइनस के चिन्ह के द्वारा अलग किए जाते हैं।
तो देखिए एक पद तो हो गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक पद हो गया हमारा यहाँ पे 1। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे दो पद हो गए हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक और एग्जांपल है एक्स माइनस वाई प्लस 3। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि माइनस का चिन्ह है तो इसका मतलब एक पद यह हो गया, फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो एक पद यह हो गया, और एक पद हमारा यह 3 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल 3 पद हो गए। कौन कौन से? एक्स माइनस वाई और 3। तो यहाँ पे हमारे 3 पद हो गए टोटल। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक बहुपद इस प्रकार से दिया गया है एक्स स्क्वायर वाई जेड। तो देखिए अगर इसे मैं खोलूं या फिर इसे मैं अगर एक्सपेंड करूं तो यह होता है एक्स गुणा वाई गुणा जेड। तो यहाँ पे देखिए ना तो कोई प्लस का साइन है ना ही कोई माइनस का साइन है, यहाँ पे सभी गुणा के चिन्ह है या फिर मल्टीप्लिकेशन के चिन्ह है सभी। तो क्योंकि कोई प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं है तो इसलिए इसमें केवल एक ही पद होगा। यह पूरा ही आपका एक ही पद होगा इसमें। तो यह आपका एक पद हो जाएगा, ओनली सिंगल पद होगा इसमें। और वह पद क्या है? एक्स स्क्वायर वाई जेड, क्योंकि कोई भी यहाँ पे प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं है। तो देखिए एक पदी द्विपदी या फिर त्रिपदी भी वही होते हैं जिनमें एक पद होता है या फिर जिनमें सिंगल टर्म होती है। पद को इंग्लिश में टर्म बोलते हैं। तो जिनमें एक ही टर्म होती है उसे हम एक पदी या फिर मोनोमियल बहुपद कहते हैं। जिनमें दो टर्म होती हैं उन्हें हम द्विपदी कहते हैं, और जिनमें तीन टर्म होती है उन्हें हम त्रिपदी या फिर ट्राइनोमियल कहते हैं। उदाहरण के लिए जल्दी से देखेंगे एग्जाम्पल 1 में, इस वाले में क्योंकि x है एक सिंगल टर्म है इसलिए यह मोनोमियल है। इसमें देखेंगे क्योंकि यहाँ प्लस है तो एक टर्म यह हो गई एक टर्म यह हो गई, दो टर्म हो गई तो यह आपका बाइनोमियल हो गया। फिर तीसरे एग्जाम्पल में देखेंगे एक x हो गई एक 1 हो गई और एक y हो गई, तीन टर्म हो गई तो इसलिए यह आपका ट्राइनोमियल हो गया। तो यह हमने पदों के आधार पे या फिर टर्म के बेसिस पे बहुपद या फिर पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन किया है। अब हम दूसरे प्रकार से जो क्लासिफिकेशन करते हैं वह है डिग्री के आधार पे, पॉलिनोमियल की डिग्री या फिर बहुपद की घात के आधार पे। तो बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद में उपस्थित या फिर पॉलिनोमियल में प्रेजेंट जो भी हमारा वेरिएबल होता है उसकी मैक्सिमम पावर या फिर उसकी अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। उदाहरण के तौर पे जल्दी से समझेंगे। मान लीजिए एक पॉलिनोमियल आपको इस तरीके से दिया गया है एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें बहुपद की घात क्या होगी? तो देखिए यहाँ पे क्योंकि चर दो हैं, एक तो x है और एक y है, लेकिन कौन से चर की पावर सबसे अधिक है? x की, उसकी क्योंकि घात 3 है। इसका मतलब इस बहुपद या फिर इस पॉलिनोमियल की घात क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अच्छा दूसरा उदाहरण मैं ये वाला ले रहा हूं, ये वाला। तो इसमें अगर आप देखोगे क्योंकि इसमें एक ही चर है, सिंगल वेरिएबल है x, और उसकी पावर 2 है, तो इसका मतलब इस पूरे बहुपद की या फिर पूरे पॉलिनोमियल की जो घात हो जाएगी या फिर डिग्री हो जाएगी वह 2 हो जाएगी। तो देखिए डिग्री के आधार पे भी तीन ही प्रकार के होते हैं। वह कौन कौन से मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। डिग्री या फिर घात के आधार पे, घात के आधार पे भी आपके जो बहुपद होते हैं वह तीन प्रकार के ही होते हैं। सबसे पहला जो होता है वह होता है आपका रैखिक, जिसे इंग्लिश में हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। दूसरा होता है आपका द्विघात, द्विघात बहुपद, जिसे हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। और तीसरा होता है आपका त्रिघात, जिसे हम क्यूबिक कहते हैं। और अगर मैं इनका एक एक उदाहरण लिखूं इनके सामने, तो देखिए इसका उदाहरण हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1। अच्छा यहाँ पे हम चर नहीं देख रहे क्योंकि यहाँ चर दो है एक्स प्लस वाई, लेकिन चर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सभी चरों की सभी चरों की पावर 1 होनी चाहिए। और यहाँ पे x की भी पावर 1 है, y की भी पावर 1 है, तो लीनियर में पावर 1 होनी चाहिए। इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं पावर 1। तो उसे हम रैखिक या फिर लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। द्विघात को अगर मैं देखूं तो द्विघात में जो मैक्सिमम पावर होनी चाहिए वह होनी चाहिए पावर 2। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2। तो यह हमारा क्वाड्रेटिक या फिर द्विघात पॉलिनोमियल हो जाएगा। त्रिघात या फिर क्यूबिक में पावर 3 होनी चाहिए।
अगर उदाहरण की मैं बात करूं तो सिंपल सा हम ऐसे कह सकते हैं जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन। अच्छा, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जेड स्क्वायर भी है जेड भी है, लेकिन हमें बहुपद की घात देखनी है, और बहुपद की घात वह होती है जो चर की अधिकतम घात होती है। यहाँ पे चर की अधिकतम घात 3 है, तो इसका मतलब हमारे बहुपद की घात भी 3 होगी, और यह त्रिघात या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि त्रिघाती बहुपद की घात कितनी होती है। तो त्रिघाती बहुपद की घात हमने देखी अभी 3 ही होती है, तो ऑप्शन सी हमारा इसका सही आंसर होगा। आपको पहचानना भी आना चाहिए, अगर कोई पॉलिनोमियल दे दिया जाए कि कौन सा क्यूबिक है, कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है, कौन सा लीनियर है, यह सभी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है सभी बच्चों को कि बहुपदों को कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं, या फिर पॉलिनोमियल्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? सभी बच्चे बताएंगे कमेंट में। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपका कहीं भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो। हम थोड़ी स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि ये सब आप ऑलरेडी अपनी क्लास में पढ़ चुके हो, तो जस्ट आपको एक रिवीजन के तौर पे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, यह समझ में आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी बच्चे जल्दी से, और इसका भी। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सर एक 3। बार बैक करना सर। ये वाला? नहीं सर, इससे अगला। यस सर, ये वाला। चलिए 5 सेकंड तक वेट कर रहा हूं मैं। 1, 2, 3, 4, 5। चलिए इसको भी ले लीजिए जिस भी बच्चे ने नहीं लिया है। 1, 2, 3, 4, 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 मैं करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी अगर आप पढ़ोगे तो इसमें मेनली पूछा गया है आपसे बहुपद का शून्यक क्या होता है। बहुपद का शून्यक, या फिर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या होता है। तो देखिए जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है जीरो, जीरो वर्ड आ रहा है, तो देखिए हम समझते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है। उदाहरण की ही सहायता से समझते हैं। मान लीजिए कोई हमारा पॉलिनोमियल दिया गया है हमें एक्स में, x-2। x-2 हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है, और हमें इसका शून्य ज्ञात करना है, या फिर इसका जीरो फाइंड आउट करना है। तो देखिए x का ऐसी मैं क्या मान रखूं, x का मैं क्या मान रखूं जिससे कि इस पूरे बहुपद का मान जीरो हो जाए। x का ऐसा मैं क्या मान रखूं जिससे कि इस पूरे बहुपद का मान जीरो हो जाए, वही मेरा इस पॉलिनोमियल का शून्यक होगा, या फिर पूरे पॉलिनोमियल का जीरो होगा। नाम से आपको समझना है कि ऐसी संख्या जो कि हमारे पॉलिनोमियल को ही जीरो बना दे, पॉलिनोमियल का मान ही जीरो बना दे, उसे हम बहुपद का शून्यक या फिर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। तो अब देखिए जैसे अगर मैं अपने पॉलिनोमियल की बात करूं x-2 की, तो अगर यहाँ पे मैं x बराबर 2 रख दूं, इसमें अगर मैं x बराबर 2 रख दूं, तो चलिए एक बार रख के देखते हैं। तो p, x की जगह पे मैंने 2 रखा, तो देखिए x की जगह पर 2 - 2 बराबर जीरो। तो इसका मतलब मेरा जो x बराबर 2 है वह मेरा एक जीरो हो गया, इस बहुपद का, इस बहुपद का मेरा एक जीरो हो गया, या फिर एक शून्यक हो गया है। तो सभी को समझ में आया कि शून्यक क्या होता है? चर का वह मान, या फिर वेरिएबल का वह मान जो कि हमारे पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, पूरे पॉलिनोमियल के मान को जीरो बना दे, वह हमारा शून्यक होता है। सभी बच्चे बताएंगे कमेंट करके, सभी बच्चे बताएंगे। शून्यक समझ में आया? अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे x बराबर 2 रखने से पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो गया था, इसलिए हमारा x बराबर 2 एक शून्यक है, या फिर एक जीरो है दिए गए पॉलिनोमियल x-2 का। चलिए जीरो तो आपको समझ में आया। अब जीरो हम ज्ञात कैसे करते हैं, किसी भी बहुपद का जीरो कैसे ज्ञात करते हैं? मान लीजिए आपको कोई बहुपद इस तरह से दिया गया है p ऑफ y बराबर y - 2y + 3। इसका हमें जीरो ज्ञात करना है, या फिर इसका शून्यक ज्ञात करना है।
तो इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जीरो के बराबर रख देंगे, क्योंकि शून्यक वही होता है जो हमारे पूरे बहुपद के मान को जीरो बना दे। तो इसको हम क्या करेंगे, पूरे बहुपद को पी ऑफ वाई को जीरो के बराबर रख देंगे, उससे हम शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए चलिए शून्य के बराबर रखते हैं, y माइनस टू वाई प्लस थ्री बराबर जीरो। तो देखिए y माइनस टू वाई हो जाएगा माइनस वाई, प्लस तीन बराबर जीरो। इस तीन, क्योंकि अभी यहाँ पे ये प्लस का है, इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो देखिए माइनस वाई बराबर हो जाएगा मेरा माइनस तीन। अगर दोनों तरफ में माइनस को कैंसिल कर दूं तो मेरा y बराबर आ जाएगा तीन। तो इसका मतलब मेरा y बराबर जो तीन होगा वह इस बहुपद का एक शून्यक होगा, या फिर इस बहुपद का एक जीरो होगा। तो इस तरह से हम शून्य ज्ञात कर सकते हैं कि हमारे चर का मान निकाल के जिसपे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, या फिर पूरा बहुपद का मान जीरो हो जाए, वह शून्य कहलाता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है वह सॉल्व करते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन के हमें दो पार्ट दिए गए हैं। सबसे पहले तो दिया गया है कि दिए गए बहुपद, हमें एक बहुपद दिया गया है, उसका हमें t बराबर जीरो, वन और टू के लिए मान ज्ञात करना है। चलिए तो मान ज्ञात कर ले। देखिए बहुपद दिया गया है पी टी बराबर टी स्क्वायर माइनस थ्री टी प्लस टू। इसका हमें t बराबर जीरो, कॉमा वन, कॉमा टू, इन तीन जगह पे मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं मान ज्ञात कर रहा हूं t बराबर जीरो के लिए। तो t बराबर जीरो रखेंगे तो देखिए p ऑफ जीरो बराबर हो जाएगा जीरो का स्क्वायर माइनस तीन गुणा जीरो प्लस टू। तो देखिए जीरो का स्क्वायर आपका जीरो होगा, माइनस तीन गुणा जीरो जीरो होगा, प्लस टू। तो यह आ जाएगा आपका टू। फिर t बराबर वन रखेंगे, तो चलिए t बराबर वन रखते हैं। तो देखिए p ऑफ वन बराबर वन का स्क्वायर माइनस तीन गुणा वन प्लस टू। तो देखिए वन माइनस तीन प्लस टू। तो देखिए वन माइनस थ्री माइनस टू और प्लस टू, ये आ जाएगा मेरा जीरो। तो p का मान, p मतलब t का मान वन रखने पे मेरा इस पूरे बहुपद का मान जीरो आ गया है। तो इसका मतलब यह मेरा एक क्या होगा, शून्यक होगा, क्योंकि मेरा बहुपद का मान यहाँ जीरो आ गया है या फिर शून्य आ गया है, तो यह मेरा एक जीरो होगा। तो चलिए अब t बराबर टू पे भी चेक कर लेते हैं। t बराबर टू पे भी हमें मान ज्ञात करना है, तो t बराबर टू पे भी ज्ञात करते हैं। तो p ऑफ टू बराबर टू का स्क्वायर माइनस थ्री गुणा टू प्लस टू। दिए गए बहुपद में मैं t बराबर टू ही रख रहा हूं। तो देखिए टू का स्क्वायर हो गया है फोर, माइनस तीन गुणा दो छह, प्लस दो। तो चार माइनस छह माइनस दो और प्लस दो, यह आ जाएगा आपका शून्य। तो क्योंकि देखिए बहुपद का मान जीरो रखने, सॉरी दो रखने पे इसका मान बहुपद का जीरो आ रहा है, तो यह भी मेरा एक शून्य कहलाएगा, या फिर यह भी मेरा एक जीरो ही कहलाएगा। तो देखिए हमें यह पूछा भी गया था कि बहुपद का शून्यक भी ज्ञात करना है, या फिर हमें बहुपद का या फिर पॉलिनोमियल का जीरो भी फाइंड आउट करने थे। तो एक शून्य तो मेरा यह आ गया और एक शून्य यह आ गया। तो कौन कौन से शून्य हो गए मेरे, दो शून्य हो गए, t बराबर वन और t बराबर टू, क्योंकि इन दोनों का मान रखने पे मेरा बहुपद जीरो हो जा रहा है। तो इसलिए यह दोनों मेरे शून्यक होंगे या फिर जीरो होंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? जल्दी से कमेंट में बताएंगे क्लियर है। सर ये टी टू वाला एक बार और समझा दो। ठीक है, t बराबर टू वाला एक बार और समझा देता हूं। देखिए हमसे पूछा है कि हमें तीन जगह पे मान ज्ञात करना था, t बराबर जीरो पे, t बराबर वन पे और t बराबर टू पे। तो देखिए हमें बहुपद क्या दिया गया है, मैं एक बार बहुपद लिख देता हूं। हमें जो बहुपद दिया गया है पी टी बराबर टी स्क्वायर माइनस थ्री टी प्लस टू, ये हमें पॉलिनोमियल या फिर बहुपद दिया गया है। तो देखिए t बराबर टू रखना था, तो t बराबर टू ही रखा है मैंने, t की जगह पे टू ही मान रखा है। तो देखिए यहाँ t की जगह टू, टी स्क्वायर बराबर टू स्क्वायर माइनस थ्री इंटू टी। तो माइनस थ्री इंटू टी की जगह टू प्लस टू। तो देखिए टू का स्क्वायर हो गया आपका फोर, माइनस थ्री इंटू टू सिक्स, प्लस टू। फोर माइनस सिक्स होता है आपका माइनस टू।
और -2 और +2 आपका हो जाएगा 0। क्योंकि t बराबर 2 रखने पे आपका पूरा पॉलिनोमियल या फिर बहुपद का मान 0 हो गया है, तो इसलिए हमारा t बराबर 2 भी एक शून्यक हो गया है, या फिर यह भी हमारा एक 0 हो गया है। क्लियर है? क्लियर है? अभी भी डाउट है? जिस भी बच्चे का डाउट था? सर हो गया डाउट। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, अब क्वेश्चन 3 क्लियर है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपका पूरा शून्य का कॉन्सेप्ट कवर हुआ था, या फिर जीरो का कॉन्सेप्ट कवर हुआ था, कि जीरो क्या होते हैं पॉलिनोमियल के, और जीरो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा ये आपको सॉल्व नहीं करना है, आप बस ये बताइए कि इसे सॉल्व कैसे करेंगे। कोई भी बच्चा अनम्यूट करके बताना चाहे बता सकता है। कोई भी बच्चा अगर अनम्यूट करके बताना चाहे कि क्वेश्चन को इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो वह बता सकता है। हमें क्वेश्चन दिया गया है, यदि x-1 बहुपद px, एक बहुपद या फिर एक पॉलिनोमियल दिया गया है, उसका एक गुणनखंड है या फिर एक फैक्टर है, तो k का मान बताना है हमें। तो हमें k का मान बताना है। कोई भी बच्चा अनम्यूट करके अगर बताना चाहे। 10 सेकंड तक मैं वेट कर रहा हूं, 10 सेकंड तक। अगर आपको बताना है तो आप या तो कमेंट में वाई लिख दीजिए या फिर अनम्यूट करके बताइए। 1। यहाँ पे x का मान 1 लिख देंगे। वेरी गुड। और फिर देखिए, चलिए, और कोई बच्चा बताना चाहता है क्या? ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, यह क्वेश्चन आपका गुणनखंड प्रमेय से है या फिर फैक्टर थ्योरम से है। तो देखिए, फैक्टर थ्योरम क्या होती है, मैं फैक्टर थ्योरम बता देता हूं। फैक्टर थ्योरम क्या होती है, मान लीजिए आपका कोई बहुपद है। कोई बहुपद इस प्रकार से है, x² प्लस x-2। यह आपका कोई एक बहुपद या फिर पॉलिनोमियल है। आपकी फैक्टर थ्योरम जो है वह यह कहती है कि कोई भी अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, मान लीजिए कोई एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह से है x-1। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह से है x-1। अगर x-1 को इस बहुपद का एक गुणनखंड होना है ना, अगर इस x-1 को इस बहुपद का एक गुणनखंड होना है या फिर फैक्टर होना है, जिसे गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टर भी कहते हैं, अगर इसे फैक्टर होना है तो x बराबर 1 रखने से, क्योंकि यह x-1 है तो इसकी जगह पे मैंने x-1 बराबर 0 रखा, तो x बराबर मेरा आ गया 1। तो x बराबर 1 रखने से इस पूरे का मान 0 हो जाना चाहिए, इस बहुपद का मान 0 हो जाना चाहिए, तब तो यह एक फैक्टर होगा। अगर इसका मान 0 नहीं हो रहा है तो यह फैक्टर नहीं होगा। मैं दोबारा से बता देता हूं एक बार मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लीजिए कोई एक बहुपद है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूं, एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं। मान लीजिए कि कोई एक बहुपद है, px बराबर x² प्लस x-2। यह एक बहुपद है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए क्या x-1 एक गुणनखंड है या फिर नहीं है, तो x-1 को एक गुणनखंड होने के लिए, x-1 को एक फैक्टर होने के लिए गिवन पॉलिनोमियल का x-1 बराबर सबसे पहले हम 0 रखेंगे, x बराबर हमारा 1 आ जाएगा। तो जब x बराबर 1 हम इसमें रखेंगे तो इसका मान 0 हो जाना चाहिए। अगर इस बहुपद का मान 0 हो जा रहा है तब तो वह एक फैक्टर है, अदरवाइज 0 नहीं हो रहा है तो फैक्टर नहीं है, या फिर बहुपद का वह गुणनखंड नहीं है। तो चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। पहले हम हमारे उदाहरण को सॉल्व करके देखते हैं, फिर हम हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, मुझे सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि क्या x-1 इस दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। तो देखिए, मैं क्या करूंगा, x-1 बराबर 0 रखूंगा, x बराबर आया मेरा 1। इस x बराबर 1 को सबसे पहले मैं इसमें पुट करूंगा या फिर इसमें मान रखूंगा x बराबर 1। तो देखिए, p ऑफ 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 - 2,
तो देखिए 1 का स्क्वायर आया 1 प्लस 1 माइनस 2, यह आया 2 माइनस 2 बराबर 0। तो यह मान रखने पे, x बराबर 1 रखने पे मेरे बहुपद का मान 0 आ गया है, यहाँ पे यह 0 आ गया है। तो इसका मतलब x माइनस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। क्लियर है सभी बच्चों को कि गुणनखंड फिर में क्या कहती है? जल्दी से बताइए, कमेंट करके कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे। गुणनखंड प्रमेय या फिर फैक्टर थ्योरम क्लियर है? हमें अगर एक कोई फैक्टर दिया गया है तो उसका मान हमें गुणनखंड में रखना है और गुणनखंड को 0 हो जाना चाहिए बहु फैक्टर होने के लिए। यह हमारी गुणनखंड प्रमेय कहती है आसान शब्दों में। चलिए, तो देखिए अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारे क्वेश्चन या फिर जो हमें प्रश्न दिया गया है उस पे आते हैं। हमें पूछा गया है यदि x माइनस 1 एक बहुपद दिया गया है, इसका एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात करना है। मतलब देखिए हमें एक बहुपद दिया गया है 2x² प्लस kx प्लस अंडर रूट ऑफ 2। हमें बताना है कि x माइनस 1 हमें दिया गया है कि यह एक इसका गुणनखंड है। देखिए इस बार हमें चेक नहीं करना, इस बार हमें बताया गया है कि x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है। देखिए यहाँ लिखा है एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात करना होगा। तो देखिए फिर से हम वही फैक्टर थ्योरम देखते हैं कि यदि यह गुणनखंड है तो अगर मैं x माइनस 1 बराबर 0 रखता हूं, x बराबर फिर से 1 आ जाता है। तो x बराबर 1 रखने पे इसका मान 0 हो जाना चाहिए। यही तो मेरी फैक्टर थ्योरम कहती है कि जो भी फैक्टर है उसका मान रखने पे मेरा बहुपद का मान 0 आ जाना चाहिए। तो चलिए x बराबर 1 रख देते हैं फिर बहुपद में। तो देखिए 2 इंटू एक्स के स्क्वायर, एक्स की जगह पे मैं 1 रख रहा हूं, 1 का स्क्वायर प्लस के एक्स की जगह पे गुणा 1 प्लस अंडर रूट 2। यह मेरा 0 हो जाना चाहिए क्योंकि यह इसका एक गुणनखंड है, ऐसा मुझे दिया है। और फैक्टर थ्योरम से मुझे पता है कि गुणनखंड का मान रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाना चाहिए। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर 1, तो 2 गुणा 1 प्लस के गुणा 1 के, क्योंकि 1 का किसी से भी गुणा करो वही आता है, प्लस रूट 2 बराबर 0। तो देखिए यह क्या आएगा, यह आएगा 2 प्लस के प्लस रूट 2 बराबर 0। तो देखिए के को मैं यही रख रहा हूं, बाकी को सब उधर ले जा रहा हूं दूसरी तरफ। तो के बराबर हो जाएगा मेरा -2 और माइनस रूट 2, क्योंकि इधर प्लस में थे उधर की साइड ले गया तो मैं वो माइनस में हो गए। तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, के बराबर अगर मैं माइनस कॉमन लू या फिर माइनस उभयनिष्ठ लू तो -2 प्लस रूट 2 भी मैं लिख सकता हूं। तो इसका मतलब के का मान मेरा आएगा -2 प्लस रूट 2। अच्छा ऑप्शंस को ध्यान से देखना, ऑप्शन बी और सी में थोड़ा सा ही अंतर है। माइनस यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर लगा है, मतलब मैं ब्रैकेट को अगर खोलूं तो यह आएगा -2 और माइनस रूट 2, और यही मेरा आंसर था यहां से। तो इसका मतलब ऑप्शन बी मेरा सही आंसर होगा। क्लियर है सभी बच्चों को, समझ में आया? क्लियर है, आपको समझ में आया? देखिए किसी को अगर समझ में नहीं आया तो आप आराम से एन लिख सकते हो, आप अपने डाउट पूछ सकते हो अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया तो। बहुत बढ़िया। यस, रामदेवी की आईडी से जो बच्चा है बताइए। सर अगर किसी की वैल्यू में अगर जैसे हमने 2 का मान लिया तो अगर 0 नहीं आएगा तो फिर हमें उसका मान नहीं लेना होगा सर? नहीं, अगर उसका मान 0 नहीं आता है तो वह उसका एक गुणनखंड नहीं होगा। सर जिसमें 0 आए वही लेना, अगर हम 3 4 और कुछ नहीं ले सकते सर? 3 4 मतलब मैं समझा नहीं। अच्छा सर आप, जैसे हमने अच्छा इस वाले एग्जाम्पल में आप यह बोल रहे हो, आप बताना मैं सही कह रहा हूं या फिर गलत कह रहा हूं। जैसे हमने यहाँ यस पे सर। x बराबर 1 लिया, तो आप बोल रहे हो सर x बराबर कुछ भी ले सकते हैं क्या हम? यस सर। नहीं, देखिए आप कुछ भी नहीं ले सकते, क्योंकि हम यहाँ पे जो चेक कर रहे हैं वह x माइनस 1 का चेक कर रहे हैं कि क्या x माइनस 1 एक गुणनखंड है। तो हम x माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे, फिर x बराबर 1 आया तो इस फिर x बराबर 1 को हम रखेंगे बहुपद में।
मान लीजिए अगर आपसे यह पूछा जाता कि बताइए क्या x-3 एक गुणनखंड है, तो फिर मैं x बराबर 3 रखता। तो आपको देखना होगा आपसे किस चीज का पूछा जा रहा है, कौन सी चीज आपको दी गई है, उस किसके गुणनखंड के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए आपसे पूछा जा रहा है क्या x-1 ही एक गुणनखंड है। अगर यहाँ पे x-1 की जगह पे x-3 होता, तो फिर हम x बराबर 3 रखते हैं अपने बहुपद में। हम अपनी मन की मर्जी से नहीं ले रहे हैं, जो हमें दिया गया है वहां से निकाल रहे हैं। ओके सर। ठीक है। किसी बच्चे यस का सर। किसी बच्चे का कोई और डाउट बताइए। देखिए आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए ही यह क्लास लगाई गई है। तो आप जितना डाउट पूछोगे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जैसे किसी और बच्चे का कोई और डाउट है क्या? देखिए कोई और डाउट अगर नहीं है तो हम आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, ऑलमोस्ट टाइम भी हो गया है। और अगर आपका कोई और डाउट है तो फिर हम डाउट डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा कोई डाउट नहीं है। अच्छा होमवर्क लेके जाना है, लेकिन होमवर्क है आज के लिए। 1 मिनट आपको वेट करना होगा। अच्छा